स्टार्ट करते हैं। थैंक यू ओरिएंटल। आप इतना अच्छा टेडेक्स यहाँ पर कर रहे हैं और आपने मुझे इनवाइट किया है और इतने अच्छे डिग्निटीज जो मेरे साथ बैठे हुए थे। और आई थिंक ये पूरा जो सेशन है वो आपको कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन देगा ही देगा और मुझे भी मोटिवेशन देगा नेक्स्ट स्पीच के लिए कि मैंने यहाँ पर अच्छा अपनी स्टोरी को प्रेजेंट किया है। तो स्टार्ट करते हैं। माउंटेनियरिंग के बारे में सबने सुना होगा। माउंटेनियर्स क्या करते हैं? पहाड़ चढ़ते हैं। तो मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई वो हुई 7th क्लास से। जब मैं 7th क्लास में थी, एक हमारे जीके का सेशन हो रहा था और उसमें मुझे बताया गया कि हमारी जो इंडिया की फर्स्ट वुमन है, उन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया है और उनका हम जीके में नाम पढ़ते हैं। तो फिर और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैं एक बहुत सुंदर से गांव तामिया, शायद आपने उसका नाम सुना होगा, वहां से मैं बिलोंग करती हूँ। और वहाँ की खास बात यह है कि वहां पर भी छोटे छोटे पहाड़ हैं और उस बैकवर्ड एरिया से होने के कारण किसी को वहां पर माउंटेनियरिंग का एम भी नहीं पता था। और मैंने अपने टीचर से पूछ लिया कि मुझे भी पर्वतारोही बनना है, मुझे क्या करना होगा। तो उन्हें नहीं पता था कि एक्चुअल क्या करना होगा और ना ही मेरे पेरेंट्स को पता था। बस मेरे पिताजी ने कहा कि भावना, अगर आपको माउंटेनियर बनना है तो जितने तामिया के पहाड़ हैं, अगर आप वो चढ़ लेंगे तो एक दिन आप माउंटेनियर बन जाएंगे। और मैंने पाल मैम को अपना आइडियल बनाया कि अगर वो माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। और मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी। कैसे तैयारी स्टार्ट करी? 7th क्लास में किसी को कुछ नहीं पता होता। क्या आपने सोचा था कि 7th क्लास में आपको इंजीनियर बनना है? तो लेकिन बहुत अर्ली जो लोग सोचते हैं ना कि उनको क्या करना है, तो उन्हें पता होता है कि हमें क्या स्टेप लेना है। और ये मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ जब गाइडेंस की बहुत ज़्यादा कमी थी उस जगह में। एक छोटे से गांव में किसी को ये भी नहीं पता था कि पर्वतारोही बनते कैसे हैं। तो जैसे जैसे स्टार्ट होते गया, मेरी एक क्लास, 2 क्लास, फिर एक कैंप गवर्नमेंट के साइड से वहां पर हुआ पतालकोट में, जो कि एडवेंचर कैंप था। वहां कुछ इंस्ट्रक्टर आए हुए थे और जब उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया और उन्होंने कहा कि वो माउंटेनियर वहां पे हमें 7 days ट्रेनिंग देंगे, तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि वाओ, जिस चीज़ के लिए मैं इतने दिनों से परेशान हो रही थी कि कैसे माउंटेनियर बनेंगे, तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपको माउंटेनियर बनना है तो उसके कोर्सेज होते हैं। पहला होता है बेसिक माउंटेन कोर्स, दूसरा एडवांस कोर्स। अगर आप बेसिक में अल्फा लाते हैं तो आप एडवांस कर सकते हैं। तो मैं हायर एजुकेशन के लिए भोपाल आई। मेरा इंटरेस्ट जो था वो स्पोर्ट्स में था। मैं बास्केटबॉल और साइकिल पोलो की नेशनल प्लेयर भी हूँ स्कूल टाइम से। तो मुझे स्पोर्ट्स की ही पढ़ाई करनी थी, तो मैंने फिर फिजिकल एजुकेशन चूज़ किया और हायर एजुकेशन के लिए भोपाल आई। और फिर यहाँ पर मुझे एक्चुअल में पता चला, वो भी इंटरनेट के माध्यम से। उस टाइम तो मेरे पास फ़ोन भी नहीं हुआ करता था। तो कैफ़े में जाकर माउंटेनियरिंग के बारे में टाइप किया और फिर मुझे पता चला कि कैसे एडमिशन होता है इन इंस्टीट्यूट में। और अगर कोई करना चाहता है तो हमारे इंडिया में 5 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रन होते हैं और आप वहाँ से माउंटेनियरिंग के कोर्स कर सकते हैं। तो मैंने अप्लाई किया। तो पेशेंस लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है? जब मैंने अप्लाई किया तो उसमें सीट्स इतनी कम होती हैं कि मुझे 2 साल की वेटिंग मिली कि आपका 2 साल बाद नंबर आएगा। तो मैं बहुत मतलब ये हो गई कि जिस चीज़ को करने के लिए मैं पागल हूँ कि मुझे जल्दी से कोर्स करना है, माउंटेनियर बनना है, एक्सपीडिशन में जाना है, उसके लिए मुझे 2 साल वेट करना पड़ा। तो कई बार आपका भी ऐसा मन करता है कि ये चीज़ मुझे बहुत जल्दी मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, तब जाकर आपको वो मिलता है। फिर जब मेरा नंबर आया, मैंने कोर्सेज़ किए और मेरा अच्छा परफॉर्मेंस था तो मुझे ए ग्रेड मिला। और फिर मैं ने एडवांस के लिए अप्लाई किया, एडवांस कोर्स किया और अभी मैंने एमओआई भी कर लिया है। एमओआई वो होता है जिसमें हम माउंटेनियर्स को ट्रेनिंग देते हैं। तो अब मैं जो बिगनर माउंटेनियर हैं उनको मैं ट्रेनिंग देती हूँ। तो जब ये सारे कोर्सेज हो गए, अब 7th क्लास में वापस जाते हैं। क्यों मैंने ये किया है? क्योंकि मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना है। माउंट एवरेस्ट अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि उस चैलेंज से ज़्यादा मुझे जो चैलेंज लगा वो था
मेरी लाइफ में 2 एवरेस्ट थे। एक तो माउंट एवरेस्ट और एक संघर्ष का एवरेस्ट। संघर्ष का एवरेस्ट उससे ज़्यादा टफ था। वो ऐसा था कि जब मैं रेडी हो गई एक एवरेस्ट में जाने के लिए, जो-जो एलिजिबिलिटी माँगी जाती है कि कोर्स किए होना चाहिए, आपको 6000 मीटर पीक क्लाइंब की होना चाहिए। वो मैंने कोर्स के बाद गढ़वाल हिमालय, हिमाचल हिमालय में एक्सपीडिशन करने चालू कर दिए और फिर उसके बाद मैं रेडी थी। बट एक परमिट होता है एवरेस्ट जाने के लिए। एवरेस्ट के लिए जब परमिट के लिए अप्लाई किया, तो मुझे डायरेक्ट परमिट नहीं मिल सकता था, क्योंकि उसके लिए या तो हमारे कोई पॉलिटिशियन, मतलब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट आपको मदद करेगी, तभी आपको एवरेस्ट में जाने का परमिट मिलेगा, जो कि नेपाल गवर्नमेंट देती है। तब मुझे लगा कि अब कैसे जा सकते हैं। फिर मैंने फिर एक एक्सपीडिशन किया और उस एक्सपीडिशन में काफ़ी, आपने कभी डिक्की डोलमा मैम का नाम सुना होगा शायद। वो उस टाइम की यंगेस्ट क्लाइंबर थी माउंट एवरेस्ट की। तो वो उनके साथ मुझे एक्सपीडिशन करने का मौका मिला और तब उनसे मैंने पूछा कि अगर एवरेस्ट जाते तो परमिट कैसे मिलता? तो उन्होंने कहा कि आपकी फंडिंग हो गई है, आपका परमिटेड प्रोसेस हो गया, तभी आप जा पाएँगे। तो उन्होंने कहा कि यार यार, आप तो फीमेल हो, आपको तो आराम से कोई भी सपोर्ट कर देगा। तो ये जो थिंकिंग होती है कि आप फीमेल हो, यहाँ पर फीमेल बहुत सारी बैठी हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप फीमेल हो तो आपको ये फायदा मिल जाएगा। आपको उतना ही मेहनत करनी पड़ती है जितना एक मेल करता है। ये जो लोगों की मेंटालिटी है, वो बहुत ही मैं नहीं कहूँगी कि ये सही मेंटालिटी है। वो इसलिए क्योंकि जब मैंने परमिट के लिए, जब मैं रेडी हो गई एवरेस्ट जाने के लिए, बस मुझे एक परमिट चाहिए था, उसके बाद भी मैं 4 साल बाद एवरेस्ट जा पाई। क्यों? क्योंकि मुझे परमिट नहीं मिला। उस परमिट के लिए मैंने, एक भी ऐसा कोई पॉलिटिशियन नहीं होगा, मतलब लाइक मंत्री, जिसके घर के सामने मैंने वेट नहीं किया हो उनका, और तपती धूप में उनका इंतज़ार करती थी। एज़ अ फीमेल मुझसे किसी ने पानी के लिए भी नहीं पूछा है और आज ही वो लोग अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करते हैं। और मतलब ऐसे-ऐसे जो मोमेंट हुए, जो मुझे लगते हैं कि ऐसा अभी भी होता है। किसी ने मुझे टाइम दिया और कहा कि आज हम आपको मिलवा देंगे और वो आपकी हेल्प करने में मदद करेंगे, आप तो इतना बड़ा काम, जो भी एवरेस्ट के बारे में सुनता था बहुत खुश होता था, लेकिन एक्चुअल उसके अंदर क्या है हमें नहीं पता। तो जब मैं उनके पास गई, उन्होंने कहा जैसे आप किसी से भी मिलने जाएँगे, आज आप किसी मिनिस्टर से मिलने जाएँ या फिर किसी बिज़नेसमैन से भी मिलने जाएँगे, उनके पास भी 2-4 लोग होते हैं। और मैं उनके पास गई और मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया और जैसे ही मैंने बोला कि मैं तामिया पतालकोट से हूँ, तो उन्होंने, अरे वो पतालकोट जहाँ वो बहुत गहराई है, जहाँ दिन बहुत देर में निकलता है। तो मैं काफ़ी खुश हो गई कि वाओ! ये तो मेरी प्लेस को जानते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है हम करते हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया कि देख, उनके साथ जो लोग थे, उनको ऐसे बोला कि देखो, देखो, पतालकोट की लड़की आई है माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने। और उन्होंने मेरा मज़ाक बनाया और उन्होंने बहुत ज़ोरों से हँसी लगाई। और ऐसा आप लोगों के भी साथ हो सकता है कि जब वो, आप किसी भी चीज़, मैं ये नहीं बोल रही आपकी फ़ील्ड क्या होगी, आप एवरेस्ट चढ़ना चाहते हैं, नहीं चढ़ना चाहते, लेकिन आपको अपनी लाइफ़ का एवरेस्ट ज़रूर चढ़ना पड़ेगा। तो उस एवरेस्ट के लिए आपको कई लोग बोलेंगे, जैसे आपने कॉलेज चूज़ किया है, किसी ने कहा होगा कि ये नहीं है सही कॉलेज, ये गलत कॉलेज है, या आपको ये चूज़ करना था, या आपने ब्रांच ली है तो ये ब्रांच नहीं, वो ब्रांच लेनी चाहिए थी। लेकिन आप जानते हो अपने आप को कि हम किस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए कभी भी अपने किसी और के कहने पर अपना एम नहीं बदलना है हमको, क्योंकि वो नहीं जानते कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो दूसरे के कहने में हम आकर अपना एम या अपना गोल चेंज करें और हमारी लाइफ के ट्रैक को बदल दें, ये ज़रूरी नहीं है। हमको हमारे डिसीज़न पे अडिग रहना चाहिए। कई बार मुझे ऐसा लगा कि कहीं मैंने गलत चीज़ तो नहीं चूज़ कर ली है? क्या इसका परमिट लेना इतना मुश्किल काम है कि मेरे ऊपर मज़ाक बनाया जा रहा है? और ये मैं हवा में नहीं बातें कर रही हूँ, मैंने उसके लिए तैयारी की है, मैंने उसके लिए कोर्सेज़ किए हैं, उसके लिए मैंने इन 4 सालों में हर साल, मतलब हर साल मैं
क्योंकि उसका टाइम होता है, एक टाइम के बाद आप अगर परमिट के लिए जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा, उसकी फिक्स डेट है, तब तक आपको परमिट लेना है, तभी आपको उस साल का एवरेस्ट क्लाइम करने को मिलेगा, नहीं तो नेक्स्ट ईयर। तो हर साल सुबह उठ के 40 किलोमीटर साइकिलिंग करती थी, 10 किलोमीटर रनिंग करती थी, योगा एक्सरसाइज, उसके साथ कॉलेज पढ़ाई और लोगों के घर चक्कर लगाना कि मुझे परमिट दिला दो, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो कौन सा साल होगा और मुझे परमिट मिल जाएगा और पता लग रहा है कि फिजिकली मैं रेडी नहीं हूँ जाने के लिए। तो अपने आप को रेडी रखें अपने प्लेटफॉर्म के लिए कि कब वो अवसर आपके सामने आ जाए और आपने तो तैयारी ही नहीं करी, तो बी रेडी। ये मैं आपको लास्ट में कैलकुलेट करेंगे कि मैंने क्या क्या मोटिवेशन में आपको बताया है। फिर उसके बाद मुझे परमिट मिला 4 साल बाद, और ऐसा नहीं, उसके में भी एक और चीज़ हुई। एक मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करने वाली चीज़ थी कि मैं किसी के पास मिलने गई, नाम मैं किसी का नहीं लूँगी, लेकिन उन्होंने कहा कि किसके रेफ़रेंस से आई हो भावना? मैंने कहा कि मुझे लगा कि आप मेरी हेल्प करेंगी इसलिए मैं आई हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपने कुछ तो सोचा होगा कि मैं तुम्हारी क्यों मदद करूँगा, किसी ने तो भेजा होगा। मैंने कहा नहीं, मैं एज़ अ नागरिक भी आपके पास आ सकती हूँ, मैंने उनको ऐसा जवाब दिया। और उन्होंने कहा ठीक है हम करते हैं। मैं नेक्स्ट वीक गई, नेक्स्ट मंथ गई, फिर उनके घर में कंटिन्यूअसली उनसे मिलने का अपॉइंटमेंट लेती रही, उन्होंने मुझसे मिलने से मना कर दिया। तब ये वर्ड जो रेफ़रेंस मुझे इतना हर्ट कर गया कि मैंने डिसाइड किया कि एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे ये बताना नहीं पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम ही काफ़ी होगा कि भावना डहरिया आई है जिसने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया है। और आई थिंक वो डेज़ अभी है। फिर जब लाइफ में बुरे लोग मिलते हैं तो अच्छे लोग भी मिलते हैं। वो तब मिलते हैं जब आप पॉजिटिव होते हैं। अगर आपके अंदर कोई द्वेष भावना नहीं है, आप अपने कर्म पर चले जा रहे हैं, तो आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं। और फिर 2019 में मेरा क्योंकि मैं हर साल सीएम को लेटर लिखती थी कि मुझे ऐसे-ऐसे एवरेस्ट क्लाइम करना है। हर बार मेरा रिजेक्शन हो जाता था। लेकिन 2019 में मेरे पास लेटर का रिटर्न आया और मुझे एवरेस्ट जाने के लिए परमिट मिला, और मुझे डायरेक्ट नेपाल से कॉल आया कि आपका परमिट फाइनल हो गया है मैडम, आप इस साल एवरेस्ट जा रही हैं। और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, और यहाँ पर संघर्ष का एवरेस्ट खत्म हुआ था। और एक्चुअल माउंट एवरेस्ट जिसको कहते हैं सागर माथा, सागर माथा इसलिए कहते हैं क्योंकि नेपाल में वहाँ पर वो उतनी हाइट पे है, तो उसको कहते हैं कि जो समुद्र का वो सर है, तो उसे सागर माथा कहते हैं। और हम उसको बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। और जब वहाँ से कॉल आया और मैं यहाँ से निकली नेपाल के लिए और नेपाल पहुँची, काठमांडू पहुँची, काठमांडू से लूकला एक जगह जहाँ से क्लाइंबिंग स्टार्ट होती है, वहाँ पर पहुँची, तो मेरे दिमाग में सिर्फ वो संघर्ष का एवरेस्ट तो ख़त्म हो गया था, लेकिन माउंट एवरेस्ट जो कि माइनस टेम्परेचर में है, मतलब इतना -45, ऑक्सीजन वहाँ नहीं है, मतलब एक हाइट के बाद ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है। एवलांचेस, क्रेवासेस, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में फिर घूमने लगी थी कि अब मुझे फिज़िकली नहीं, अब मुझे मेंटली प्रिपेयर रहना है हर उस सिचुएशन के लिए जो मुझे अब फेस करना पड़ सकता है। मैं लुकला से चली, 6 दिन में हम बेस कैंप पहुँचे। बेस कैंप के बाद हमने ग्लेशियर स्टार्ट होता है, बेस कैंप के बाद हमने रोटेशन करे। रोटेशन इसलिए करते हैं क्योंकि बॉडी एक्लिमेटाइजेशन के लिए। अभी लॉकडाउन के बाद सबको बहुत प्रॉब्लम हुआ ना कॉलेज आने में, क्योंकि सबका रूटीन बदल गया था, है ना? तो हम जिस भी चीज़ में ढलना चाहते हैं, चाहे वो हमारे कॉलेज आने का हो, चाहे हमको कुछ भी बनना है, आप जिस भी प्रोफ़ेशन में जाना चाहते हैं उसके लिए एक रूटीन होता है। उस रूटीन में ढलने के लिए हमको उसकी तैयारी करनी पड़ती है। तो रोटेशन हम इसलिए करते हैं कि हमारी बॉडी एक्लिमेटाइज़ हो जाए। हम बेस कैंप से कैंप 1 गए, फिर वापस बेस कैंप आए, फिर कैंप 1 जाके 2 गए, फिर वापस बेस कैंप आए, फिर बिलो कैंप 3 तक गए जहाँ पर प्रॉपर ऑक्सीजन है, फिर वापस बेस कैंप आए। और ऐसे करके हमने कई बार अप एंड डाउन किया। और एक बार तो ऐसा हुआ कैंप 2 में अचानक से मौसम खराब हुआ और तूफान आ गया। हमारे पूरे टेंट उड़ चुके थे,
हमारे पास बर्नल, क्योंकि वहाँ पर माइनस टेम्परेचर है, कुछ जला नहीं सकते। मीथेन एंड ब्यूटेन के सिलेंडर होते हैं और बर्नल होता है, उससे हम आइस मेल्ट करके पानी बनाते हैं। लेकिन विंड इतनी तेज़ थी कि हम उसको जला भी नहीं पा रहे थे, तो हमको तुरंत डिसेंड आना पड़ा और हमारे पास पानी भी नहीं था पीने के लिए, और हम जैसे-तैसे नीचे आए और फिर हम बेस कैंप में आकर हमने पानी वगैरह पिया। तो ऐसी भी सिचुएशन वहाँ पर आ जाए, क्योंकि ये माउंटेन है या नेचर है, हमारा इसमें कोई बस नहीं हो सकता। तो हमको अपने आप को तैयार करना है। फिर हमारी डेट फाइनल होती है, क्योंकि एवरेस्ट की टॉप पर 180 की स्पीड में हवा चलती है। अगर आप टॉप पर जाएँगे और फिर वापस आते हैं, तो आपकी बॉडी में जो-जो चेंजेस होंगे, बहुत सारे उतार-चढ़ाव, हैपो जैसी बीमारियाँ होती हैं, पल्मोनरी एडीमा, आपके लंग्स में पानी भर जाता है, आपको सीवियर अटैक हो सकता है, मतलब आप पागल भी हो सकते हैं एल्टीट्यूड के कारण। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए हम एक्रोटाइज़ करते हैं और आप अपने आप को अवेयर रखते हैं कि हमको इन सब चीज़ों से कैसे बचना है। तो मेरी डेट फाइनल हुई कि अब मुझे किस डेट पर टॉप पर जाना है। वेदर रिपोर्ट हर हफ्ते हमको वेदर रिपोर्ट आती थी कि इस डेट पे ये मौसम है, इस डेट पे ये मौसम है। फिर जब डेट आई, हमने क्लाइंब करना स्टार्ट किया। कैंप 1 गए, 2 गए, कैंप 3 से हमको ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ा, क्योंकि वहाँ से फिर ऑक्सीजन हमको ब्रीथ करते नहीं बन रहा था। तो हमने ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया और फिर उसके बाद सीधी स्टीप चढ़ाई है। तो जुमार एक इक्विपमेंट होता है जिसके सपोर्ट से हम अपने आप बॉडी वेट को पुल करते हुए ऊपर क्लाइंब करते हैं। अब ऐसी सिचुएशन एक सामने आ रही थी जहाँ पर बहुत लोग रुक रहे थे और लोगों को क्रॉस करना बड़ा मुश्किल, क्योंकि हम एक ही लेन में चल सकते हैं, इधर-उधर नहीं जा सकते। तो जैसे ही वो सिचुएशन आई और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लोग क्यों रुक रहे हैं, तो जिस रोप से हम जुमारिंग कर रहे हैं, उसी रोप में एक डेड बॉडी बंधी हुई थी और उस डेड बॉडी को हमको क्रॉस करना था। एंड देन मैं ये कहूँगी कि वो डेड बॉडी भी बहुत लकी है, क्योंकि वो इसलिए उस पे बंधी है क्योंकि उसे नीचे आना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जाते तो हैं लेकिन वापस नहीं आ पाते। आज भी उनकी डेड बॉडी हुई स्नो में ढकी हुई है। तो उस डेड बॉडी के पास जैसे ही मैं पहुंची और मेरा जुमार था उस रोप, क्योंकि नॉट में अटक जाएगा क्योंकि उसमें नॉट लगी हुई है, तो मैंने अपना जुमार उस डेड बॉडी से आगे लगाया और उसके बाद एंकर लगाया और फिर मैं उस डेड बॉडी के ऊपर हाथ रखकर अपने पैर को जब मैंने आगे बढ़ाया, तो मेरे अलग से पसीने छूट गए, क्योंकि अभी तक सिर्फ सुना था, अब ये मेरे सामने हो रहा था। और फिर मैंने अपने आप को संभाला और ये कहा कि मुझे इतना अवेयर रहना है कि ऐसी कोई भी सिचुएशन मेरे साथ ना हो कि मेरी भी सिचुएशन उस जैसे हो जाए। और फिर मैंने कैंप 4 के लिए आगे मैं बढ़ गई और फिर कैंप 4 के लिए अभी तक ये सारा जो सिनेरियो है वो रात का था। हम रात में क्लाइंब करते हैं क्योंकि रात में ऐसा वेदर होता है, साइलेंस होता है, तो सन नहीं होता है, स्नोफॉल नहीं होता है और स्नो मेल्ट नहीं होती, जिसके कारण जो आइस वॉलें हैं वो गिरती नहीं हैं। और फिर उसके बाद रात को करीबन 8:30 बजे ये डिसाइड हुआ कि आज रात को हम एवरेस्ट मतलब टॉप पर जाएंगे। तो उसके लिए मिनिमम 13 से 14 घंटे लगते हैं कैंप 4 से टॉप के लिए। तो हमने चलना स्टार्ट किया और सब एक के पीछे एक हेड टॉर्च लगाए हुए थे और अचानक से एक जगह आती है बालकनी, और ये करीबन रात का टाइम होगा और वहां से 400 मीटर माउंट एवरेस्ट बचा था और मुझे सिलेंडर चेंज करना था क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था। तो मैंने अपना रक्सक उतारा। बालकनी इसलिए उसको बोलते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी स्पेस है। अगर और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आप अपना रक्सक उतार सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। तो मैंने जैसे ही अपना रेगुलेटर खोला और दूसरे सिलेंडर में लगाया, तो वो लीक करने लगा और मैं काफ़ी घबरा गई कि ये कैसे हो गया अचानक से। फिर काफ़ी ट्राई करने के बाद जब हम क्लाइंब करते हैं, तो 2 से 3 मिनट भी रुकना बहुत मुश्किल काम है। हम विदिन अ सेकंड अगर पानी पीना है या कुछ भी ऐसी सिचुएशन, मतलब पानी पीना है या रेस्ट करना है, तो 2 सेकंड 3 सेकंड में जल्दी से करेंगे और उसको ओपन करके हम कंटिन्यू क्लाइंब करते रहेंगे, जिससे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बना रहे। और उस सिचुएशन में मैंने 1.5 घंटे बिताए। 1.5 घंटे में कई बार मेरे हाथ फ्रोज हो गए, जिसको मेरे को वापस ठीक करने में और टाइम लगा। और रेगुलेटर मुझे ब्रीथ भी करना है, मुझे रेगुलेटर भी सही करना है और उसके अलावा मुझे
अब आगे भी बढ़ना है। बट मेरे साथ मेरा शेरपा था। शेरपा को शायद आप लोग जानते होंगे, शेरपा काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, वो हमें क्लाइंबिंग करने में मदद करते हैं। तो उसने कहा कि भावना अब हम ऊपर नहीं जा सकते, हमको नीचे जाना होगा। और मेरे पास उसको आंसर देने के लिए कुछ था नहीं। मेरे दिमाग में वो 4 साल घूमने लगे कि मैंने कैसे कितनी मुश्किल से ये परमिट लिया है और मैं यहाँ आई हूँ, और अब शायद मैं ऊपर नहीं जा पाऊँगी। अब मुझे नीचे जाने के लिए बोला, शेरपा मैं कैसे मैनेज करूँगी? तो मैंने कहा शेरपा कैसे जाएँगे नीचे? तो उसने कहा कि आप मेरा रेगुलेटर ले लो, मैं आपका रेगुलेटर लेता हूँ, मैं मैनेज कर लूँगा। मैंने कहा ठीक है, मुझे जब आपका ही रेगुलेटर लेना है तो मैं नीचे क्यों जाऊँ, मैं ऊपर जाऊँगी। उसने कहा ये रिस्क है, आपकी डेथ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, अब आप अकेले जाओगे, ये सारी चीज़ें। तो मैंने कहा कि मैं रेडी हूँ। मैं क्यों रेडी हूँ? क्योंकि मुझे मेरी ट्रेनिंग पे भरोसा है। उस ट्रेनिंग पे जो कि मैंने कोर्स में सीखा, उस एक्सपीडिशन में सीखा कि मुझे मालूम है कि अगर कोई सिचुएशन आ जाएगी तो उसे मुझे कैसे टैकल करना है। तो अगर आप अपनी ट्रेनिंग में अपना 100% देंगे, चाहे आप इंजीनियर बनना चाहते हैं या कुछ भी, अगर आपने अपना सिलेबस पूरा कर लिया तो हर क्वेश्चन का आंसर दे पाएँगे, और अगर नहीं किया तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएँगे। इसलिए हमारी लाइफ में हमें हमारी ट्रेनिंग में अपना 100% देना है कि लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आ जाए, हमको उससे लड़ना आना चाहिए। मतलब ये मैं क्वेश्चन आंसर की बात कर रही हूँ। तो जब मैंने अपनी ट्रेनिंग पे मुझे भरोसा था, मैंने उनको कहा कि मैं जाऊँगी, और उनको मैंने वहीं छोड़ा, उसका रेगुलेटर लेके मैंने क्लाइंब करना स्टार्ट किया और थोड़े ही आगे गई थी क्योंकि मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर काफ़ी कम था, तो ऑक्सीजन कम हो गई थी उसमें। तो फिर मैंने उसका जो प्रेशर होता है, हमको ऑक्सीजन का प्रेशर होता है 2, 3, 4 ऐसे लेते हैं, तो उसको मैंने 2 पे कर दिया, और 2 पे करने पर मुझे ब्रीथ नहीं आ रही थी, और ब्रीथ नहीं आने के कारण मुझे क्लाइंब करने में दिक्कत हो रही थी। तो मेरे साइड से एक शेरपा निकल रहा था, किसी और मतलब किसी और टीम का कोई मेंबर था या शेरपा था, आई डोंट नो। तो मैंने उससे कहा कि प्लीज़ आप, क्योंकि मेरे रक्षक में रेगुलेटर लगा हुआ, तो मैंने कहा प्लीज़ आप देख देंगे उस प्रेशर को थोड़ा-सा बढ़ा दें, मुझे ब्रीथ करने में प्रॉब्लम हुआ। तो उन्होंने कहा वेयर योर शेरपा। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब हम एग्ज़ाम में होते हैं ना, हम अकेले ही होते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है, जब बुरे लोग मिलते हैं तो अच्छे लोग भी मिलते हैं, और फिर आगे चलकर जब मैंने किसी और से हेल्प माँगी और उन्होंने मेरा प्रेशर बढ़ा दिया और मैं क्लाइंब कर गई, और ऑलमोस्ट एवरेस्ट के टॉप मुझे दिखने लगा था। और मैंने जब अपने पीछे देखा, कम से कम 15-20 लोगों के पीछे, तो मुझे मेरा शेरपा दिखाई दिया, और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तब मुझे एक्चुअल वो फीलिंग आई जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, कि जब भी हम किसी भी काम के लिए आगे बढ़ते हैं, चाहे वो अच्छा हो या चाहे बुरा, आपको सपोर्ट करने वाला कोई होता है। कौन होता है वो? पेरेंट्स। एक्चुअल वही फीलिंग आई, चाहे हम कोई भी काम करने के लिए जा रहे हैं, कोई सपोर्ट करे ना करे, लेकिन वो एक ऐसे इंसान भगवान ने बनाए हैं जो हमारी हमेशा हमको सराहते हैं कि नहीं, हाँ ठीक है, आपने सोचा है तो सही सोचा होगा। तो एक्चुअल वही फीलिंग आई कि जैसे मेरे पेरेंट्स मेरे पीछे आ रहे हैं, एंड देन वो मेरे पास आ गए, और हम फिर टॉप टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुंचे, माउंट एवरेस्ट। ये जो फोटो है, ये माउंट एवरेस्ट का है। और एक और चीज़, मैंने 7 कॉन्टिनेंट में से 5 कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट माउंटेन को क्लाइंब किया है। मैंने इतनी कंट्रियाँ घूमी है, लेकिन आज तक मुझे नहीं पता उन लोगों को क्या फीलिंग है, लेकिन जो तिरंगे को देखकर जो एनर्जी और फीलिंग आती है, वो किसी भी और झंडे में नहीं है। और जैसे ही मैंने तिरंगे को वहाँ पर निकाला और मन में अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोला, मेरी जितनी थकान थी वो सब, मतलब वहीं पर मुझे उस तिरंगे को देख के एनर्जी मिली, और हमने 10 मिनट का वक्त वहाँ पर गुजारा, और उसके बाद जितना हमने क्लाइम किया था उससे डबल हर्डल के साथ हम पूरा एवरेस्ट वापस बेस कैंप तक पहुँचे। उसमें भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशन हुई जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि शायद हम नहीं बचेंगे, लेकिन एक ट्रेनिंग के कारण मुझे आज मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ। और आप भी अपनी ट्रेनिंग में अगर 100% देंगे तो आप भी अपने एवरेस्ट को ज़रूर अचीव करेंगे। थैंक यू सो मच।